बच्चों, आज मैं तुम्हें महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की कहानी सुनाने वाला हूँ। चलो देखते हैं क्या क्या हुआ था आइजैक न्यूटन के जीवन में। वुल्सथॉर्प शहर में सन 1642 यूरोप के इतिहास और विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ चुका था। टेलीस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो की हाल में ही मृत्यु हो चुकी थी। उसी वर्ष क्रिसमस के बर्फीले दिन ब्रिटिश शहर वुल्सथॉर्प में सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। उसकी माँ हन्ना न्यूटन ने बताया कि शिशु न्यूटन इतना छोटा और दुबला था कि एक मग में समा सकता था। उसके एक दिन भी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सर आइजैक न्यूटन पूरे बूढ़े हो 84 वर्ष की आयु तक जिए। तो देखो बच्चों, ये हमारे देश में पे भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण के शिकार होते हैं और बचपन में उनका जो वेट होता है वो कम होता है, जिससे कि उनके जीवन पे खतरा रहता है। तो आइजैक न्यूटन भी बचपन में बहुत ही पतले और दुबले थे, जिससे कोई उनको उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो जी भी पाएंगे, लेकिन आगे जाकर के वो दीर्घायु हुए। न्यूटन के पिता उसके जन्म से पहले ही मर चुके थे। उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया और अपने पति धनवान बर्नाबस स्मिथ के साथ रहने चली गई। वह एक पादरी था और आइजैक अपनी दादी की देखरेख में रहने लगा। तो बच्चों, आइजैक न्यूटन अपनी दादी के साथ रहते थे। जैसा कि दादी माएं अक्सर करती हैं, उसकी दादी भी उसको खूब लाड दुलार किया करती थी। लेकिन बचपन में माँ बाप का प्यार और देखरेख की कमी का असर उसकी सारी जिंदगी पर पड़ा। 12 वर्ष की आयु में उसे पड़ोस के एक स्कूल ग्रांथम में भर्ती करा दिया गया। अब 12 साल में वो स्कूल गए। आपके बच्चे तो 5 साल में ही जाने लगते हैं स्कूल। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था और वह अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी था। वह अपने आप को दूसरों से बहुत हीन भी समझता था। तो देखो बच्चों, तुम्हारे क्लास में भी होगा कि कोई कोई बच्चे होते होंगे वो बहुत कमजोर होते होंगे, तो उनको लगता होगा कि सारे मुझसे आगे निकल गए, मैं ही सबसे कमजोर हूँ। पर एक दिन उसने अपनी इस सोच पर काबू पा लिया। सभी स्कूलों की तरह ग्रांथम में भी एक बच्चा सब पर दादागिरी करता था। चुपचाप रहने वाला बालक आइजैक सताने के लिए उसका सही शिकार बना। तो देखो बच्चों, स्कूल में होता है ना, कोई कोई बदमाश होता है, वो सीधे बच्चों को तंग करते रहता है। तो ऐसा ही हुआ। वह हमेशा आइजैक को परेशान करता और उसकी खिल्ली उड़ाता। इतने पर भी संतुष्ट न था और एक दिन उसने आइजैक के पेट में लात मार दी। पहले ही गुस्से से भरे आइजैक के लिए यह सहना बहुत कठिन था। क्रोध में पागल हो आइजैक उस पर टूट पड़ा और घूंसों से उसकी इतनी ठुकाई की कि उसके बदन पर नील पड़ गए। वह लड़ाकू लड़का तो हक्का बक्का ही रह गया, पर न्यूटन वह अपनी प्रतिक्रिया पर उससे भी ज्यादा हैरान था। तो देखो बच्चों, वो सोच रहा था कि मैं उसको तंग करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, मगर न्यूटन को गुस्सा आ गया, उसने उल्टा उसको पटक पटक के मारा। इस लड़ाई के बाद, जो कि आइजैक के जीवन की कोई मामूली घटना नहीं थी, उसने अपनी हीन भावना पर काबू पा लिया और उसने नए विश्वास के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। उसका हौसला बढ़ता ही गया और उसके भीतर के सभी डरों पर काबू पा लिया। उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह संसार का सबसे महान वैज्ञानिक बनेगा। तो देखो बच्चों, उसके बाद आइजैक न्यूटन को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और वो फिर पढ़ाई में भी अच्छा करने लगे और पढ़ाई भी खूब मेहनत से करने लग गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ पर आइजैक न्यूटन उसको पकड़ के, देख रहे हो, यहाँ पर आइजैक न्यूटन उसको पकड़ के पीट रहे हैं। फिर क्या हुआ, स्कूल की गतिविधियों में उसका उत्साह कुछ ही दिन रहा। उसे घर वापस बुला लिया गया। उसके सौतेले पिता की मृत्यु हो गई
और विधवा माँ वापस वुल्सथॉर्प रहने चली आई। तो उसकी मम्मी ने दूसरा विवाह कर लिया था, लेकिन जो दूसरा विवाह किया था तो उसका जो सौतेला पिता था उसकी भी मृत्यु हो गई, जो पादरी था। तो अब उसकी माँ वापस आकर के वुल्सथॉर्प में ही रहने चली आई। तो माँ ने खेत पर काम करना शुरू कर दिया और इसमें उसे आइजैक की मदद चाहिए थी। तो अब उसकी माँ खेत पे काम करने लगी और उसे आइजैक की भी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत थी। लेकिन खेती में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह विज्ञान पढ़ना चाहता था। उसे यंत्र विज्ञान बहुत प्रिय था और उसके हाथ मशीन छूने को मचलते रहते। फिर भी वह जुताई, बुआई, कटाई सभी कामों में माँ की सहायता करता था। पर कई बार वह खेत को बिल्कुल ही भूल जाता था। वह पेड़ के नीचे एकदम अकेला बैठ जाता और पुरानी मशीनों में जोड़-तोड़ करके अपने मचलते हाथों को शांत करता। तो बहुत से बच्चों, जो तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तो तुम बहुत से बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल के, वो स्कूल के बाद कुछ-कुछ काम में भी हाथ बटाते हैं। जैसे कुछ लोग अपना कुछ छोटा-मोटा दुकान चलाते हैं या फिर कुछ लोग खेती में भी हाथ बटाते हैं माँ-बाप का। तो आइज़ैक न्यूटन भी खेती में अपनी माँ का हाथ बटाता था, लेकिन उसको खेती में उतना मन नहीं लगता था, लेकिन अब चूँकि गरीब लोग थे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो वो खेती में हाथ बटाता था, लेकिन हमेशा उसका ध्यान मशीनों में लगा रहता था। फिर एक दिन भयंकर तूफान आया। उससे फसल और घरों को बहुत नुकसान पहुंचा। बालक आइजैक बिल्कुल भूल ही गया कि वह किसान है और उसे इससे कोई दुख नहीं हुआ। अपने खेत की तरफ ध्यान देने के बजाय वह हवा की गति नापने लगा। उसने कूदना शुरू कर दिया, पहले हवा के साथ-साथ और फिर इसके विपरीत, और हर कूद ऊंचाई को उसने नापा। तो देखो बच्चों, तूफान आया हुआ है और न्यूटन को खेत की परवाह ही नहीं थी। वो आकर के वहाँ उछल-कूद करने लगे कि देखो भाई हवा कितनी तेज गति से उड़ रही है, तो उसको नापने लगे। उसकी माँ हन्ना को अब उसकी रुचि का एहसास होने लगा, लेकिन वह उसे वापस स्कूल भेजना नहीं चाहती थी। सौभाग्यवश आइजैक के चाचा, जो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के सदस्य थे, ने आइजैक की चाहत को पहचाना और उसे फिर से स्कूल भेजा। तो बच्चों, अब उसका स्कूल छूट गया था आइजैक न्यूटन का, क्योंकि उसको काम करना पड़ता था, तो वो स्कूल नहीं जा पाता था। तो उसकी मम्मी को भी पता चल गया कि इसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, विज्ञान इसको बहुत पसंद है, तो लेकिन वो उसको स्कूल भेजना नहीं चाहती थी। लेकिन आइजैक के जो चाचा थे वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के सदस्य थे। तो चाचा जो थे वो पढ़े लिखे थे, तो उनको समझ में आ गया कि न्यूटन बहुत ही होनहार है और उसको उन्होंने फिर से स्कूल जाने के लिए भेज दिया। जैसा कि ये बहुत से सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ भी होता है कि गरीब होते हैं तो उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। अब बीच में छूट जाती है तो फिर वो आगे अनपढ़ ही रह जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि आइजैक न्यूटन की पढ़ाई भी छूट गई थी बीच में, लेकिन उसके चाचा ने फिर से उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब हम लोग अगले खंड में पढ़ेंगे इस कहानी के बालक आइजैक प्रयोगकर्ता। अब देखो प्रयोगकर्ता कैसे थे। हालांकि आइजैक के बचपन की शैक्षिक योग्यता की विशेष जानकारी नहीं मिलती, पर उसके हाथों की कुशलता और मानसिक कल्पनाशीलता के काफी प्रमाण मिलते हैं। उसने तरह तरह की यांत्रिक चीजें बनाई, जैसे कि घड़ी, पवन चक्की और टेलीस्कोप। उसने दो धूप घड़ी बनाई जो उसके घर की दीवारों पर बरसों टंगी रही। प्रारंभ में उसने जो पवन चक्कियां बनाई, उनमें से एक उसके घर की छत पे लगाई गई, लेकिन हवा अधिक चलती नहीं थी, तो चक्की भी स्थिर ही रहती। एक दिन जब वह स्थिर चक्की को खड़ा देख रहा था, तो अचानक उसे एक विचार आया। उसने हवा की बजाय चक्की को चूहे से चलाने का निश्चय किया। वह पांव चक्की कहलाने लगी। तो देखो बच्चों, कहीं-कहीं पर तुमने अभी भी देखते होगे ना कि पवन चक्की होती है, जो तुम लोग बच्चे खेलते भी हैं, जिसमें डैना लगा रहता है गोल-गोल सा, और हवा चलने पर वो घूमने लगता है। तो ऐसा तुमने देखा होगा, कुछ-कुछ लोग साइकिल में भी फिट करके इसको लगाते हैं। तो उसी तरह का एक बड़ा-सा पवन चक्की था, तो उसको उसने अपने छत पे लगा रखा था। तो
तो उस वो लेकिन हवा तो चलती नहीं थी वहां पर, तो वो खुद से नहीं चलता था, तो उसने सोचा कि चलो हम अपने से चलाते हैं। तो उसने क्या किया, तो उसको चलाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका निकाला। उसने एक चूहा पकड़ा और कुछ मकई के दाने चूहे की पहुंच से कुछ दूर एक पिंजरे में रख दिए। जब चूहा दानों तक पहुंचने की कोशिश करता, वो पहिए पर पांव रखता, जिससे चक्की चल पड़ती। हालांकि चक्की के ब्लेडों को घुमाने का यह तरीका पेचीदा लगता, पर हवा के तेज चलने के इंतजार से आसान था और तेज भी। आइजैक के विचार सचमुच विचित्र थे। तो देखो बच्चों, अब वो उसकी जो पंखी वाली है, पंखी को कैसे घुमाया उसने? उसने एक चूहे को पकड़ लिया और क्या किया कि कुछ दाना रख दिया आगे में। तो चूहा तो दाना खाने के लिए जाएगा, तो जैसे ही दाना खाने के लिए जाता था तो वो डैना पे पैर रखता था, डैना पे पैर रखता था तो चक्की चलने लगता था। तो इस तरीके से एकदम नए अनूठे तरीके से आइजैक न्यूटन ने वो चक्की घुमाई। तो दूसरी मजेदार चीज जो उसने की वह थी रात में पतंग उड़ाना और पतंग को पूंछ के साथ जलती हुई कागज की लालटेनें बांध देना। उसके गांव के आसपास के किसान आसमान में फैली इन रोशनियों को भय और हैरानी से देखते। कुछ उन्हें पुच्छल तारा समझते और डर के मारे अपने घरों में घुस जाते। आप इसे उसकी कल्पनाशीलता कहेंगे या शरारत? देखो बच्चा, दूसरी चीज वो क्या करते थे न्यूटन, कि पतंग उड़ाते थे। और पतंग का जो पूंछ होता है ना, तुम लोग भी पतंग उड़ाते होगे, तो क्या होता है पूंछ में तुम लोग कागज की लड़ी लगाते हो। तो वो क्या करते थे कि कागज की लालटेन बांध देते थे और वो जलते जलते पतंग उड़ती थी। तो जलता हुआ पतंग, जलती हुई चीज आसमान में जब लोग देखते थे तो वो डर जाते थे कि ये क्या हो गया भाई, कोई पुच्छल तारा आया है क्या? तो इस तरीके से आइजैक न्यूटन नई नई चीजें करते रहते थे। अभी भी तुम लोग देखोगे होगे कि कहीं कहीं पर वो उस तरह का उड़ाने वाला भी आता कि दिवाली में लोग थोड़ा सा रोशनी कर देते हैं तो फिर वो बैलून उड़ने लग जाता है। बाल वैज्ञानिक हमेशा कुछ न कुछ बनाता रहता और कुछ नहीं तो वह घंटों आसमान को निहारने में बिता देता, तारों और ग्रहों की गतिविधियों को देखता रहता। ऐसे समय बिताना उसको बहुत प्रिय था। तो उनको बहुत सारा टाइम, न्यूटन को क्या था कि आसमान में ही देख करके तारे सितारे देखते रहता था। जैसे तुम लोग भी देखते होगे बचपन में रात में जब गांव में, तो गांव में बहुत ही अच्छा प्रदूषण तो होता नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से आसमान दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, आकाशगंगा दिखाई देती है। 19 वर्ष की आयु में स्कूल की शिक्षा पूरी करने पर आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज गया। क्योंकि वह एक गरीब किसान का बेटा था और उसके पास गुजारे के लिए बहुत कम पैसे थे, तो खर्चा चलाने के लिए उसे बैरे का काम करना पड़ा। लेकिन जल्द ही उसकी गिनती तेजस्वी विद्यार्थियों में होने लगी। तो अब ये तो थे गरीब फैमिली से, तो गए कॉलेज में पढ़ने, तो वहां पर तो खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम करते थे। तो बैरे का काम करते थे। बैरे का काम जो होता है ना, होटल वगैरह में काम करना, तो उसका काम करते थे। लेकिन वो अपना पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो इसलिए जल्दी ही लोग उनको एक तेजस्वी विद्यार्थी के रूप में पहचानने लगे। गणित में तो वह विशेष रूप से अच्छा था और उसने गणना के नए नए तरीके खोज निकाले। इतनी छोटी उम्र में उसने द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम की खोज की। इस गणित फॉर्मूले का आजकल खूब प्रयोग होता है। उसने गणना का एक और महत्वपूर्ण तरीका कैलकुलस भी विकसित किया। बीजगणित में उसकी रुचि आकस्मिक थी। एक बार उसने ज्योतिष, सितारों और ग्रहों पर मानव पर असर की पुस्तक किसी मेले से खरीदी। तो तुम लोग भी देखते होगे ज्योतिषी लोग बैठे रहते हैं, हाथ दिखाओ। तो उसने एक किताब खरीदी ज्योतिषी की। उसमें लिखा, उस उसमें कुछ खास समझ नहीं आया, तो उसने वह एक तरफ उठाकर रख दी। लेकिन उसके अध्यापक आइजक बरो ने उसे यह किताब पढ़ने के लिए उकसाया और फिर उसे बीजगणित में रुचि होने लगी, क्योंकि इसमें भी उसी तरह के नमूने थे जैसे इस तरह के नमूने सितारों, ग्रह और पुच्छल तारे अंतरिक्ष में बनाते हैं। यह एक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ डेस्कार्टेस ने उसे गणित में मौलिक काम करने के लिए प्रेरित किया। तो एक पहले से एक जो उसके प्रोफेसर थे आइजैक बरो, उन्होंने कहा कि तुम जाकर के मतलब ये किताब जो ज्योतिष की है वो पढ़ो, ठीक है। और तो वो किताब पढ़ने से न्यूटन को बीजगणित में रुचि होने लगी। और एक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ थे
डेस्कार्टस। तो डेस्कार्टस ने उसे गणित में मौलिक काम करने के लिए प्रेरित किया। तो डेस्कार्टस ने कहा कि तुम गणित में और ज्यादा अच्छा काम करो। अगला खंड हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुषी तरंगे और आइजक न्यूटन। सन 1665 के लगभग इंग्लैंड में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। सब कॉलेज बंद हो गए थे। न्यूटन को मजबूरन वुल्सथॉर्प अपने गांव जाना पड़ा। गांव का शांत स्थान उपयुक्त था। तो देखो बच्चों, अभी के टाइम में कोरोना फैला हुआ है। अब कोरोना में सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए, सब लोग अपने घर में बंद हो गए हैं। तो ऐसा ही हो गया था न्यूटन के समय। तो गांव का जो शांत स्थान उपयुक्त था, सिर्फ मजे के लिए वह सोचने और प्रयोग के लिए सब प्रकार की चीजों को गणना अपने कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से किया करता। तो उन्होंने जो बाइनोमियल थ्योरम और कैलकुलस वगैरह जो का आविष्कार किया था, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कैलकुलस का आविष्कार दूसरे लोगों को भी उसका श्रेय देते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने जो कैलकुलस का जो काम किया और बाइनोमियल थ्योरम पे जो काम किया, तो उसी से वो सब चीज गिनते रहते थे कि कोई चीज है, कोई भी चीज को दिखती थी तो उसे गिनते थे उसी से। तो बहुत दिनों से न्यूटन रोशनी और रंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, और एक दिन उसने खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। फिर उसने खिड़की के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाया। उस छेद से सूरज की रोशनी की एक किरण कमरे में आई। अब देखो, तुम लोगों ने भी बच्चों देखा होगा कि एक बंद कमरा है और उसमें अगर छोटा सा कोई छेद होता है तो रोशनी आती है। तो इस छेद के आगे उसने एक प्रिज्म लगा दी, जो 3 साइड वाले शीशे का एक छोटा टुकड़ा था। तो बच्चों को तुम जो अपने स्कूल में लेबोरेटरी प्रयोगशाला में जाओगे तो या फिर कभी यूट्यूब पे भी देख लेना कि किस तरह का प्रिज्म होता है। तो शीशे का एक टुकड़ा होता है। अब हुआ क्या, सामने वाली दीवार पर 7 रंगों की पट्टी सी थी, जिसे देखकर वह हैरान था। उसने प्रिज्म को उस जगह से हटाया तो देखा कि अब सूरज की किरणों से आती सफेद रोशनी दीवार पर उसी जगह पड़ रही है। उसने यह प्रयोग बार बार किया जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि सफेद रोशनी प्रिज्म के जरिए पार होकर 7 खूबसूरत रंगों में बिखर जाती है। उसने जो रंग देखे वो थे जामुनी, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस पट्टी को तभी से विबजियोर, अंग्रेजी शब्द विबजियोर है, कहते हैं। हर रंग अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर लिया गया है। आप सबने भी रंगों की इस पट्टी को देखा होगा, जो तुम इंद्रधनुष देखते हो ना, उसमें होता है। हाँ, यह वही खूबसूरत इंद्रधनुष है जो हम आकाश में कई बार देखते हैं, लेकिन इंद्रधनुष देखने के लिए हमें उस खास समय का इंतजार करना पड़ता है जब धूप और बारिश एक साथ हो। न्यूटन केवल एक ही प्रमाण से संतुष्ट नहीं हुआ। अपने इस रोशनी और रंगों के सिद्धांत की पुष्टि के लिए उसने एक और विचार आया। तो क्या उसने किया? उसने एक साथ 2 प्रिज्म का प्रयोग किया। उसने दूसरी प्रिज्म को उसकी ऊपरी सतह नीचे की ओर करके पहली वाली प्रिज्म के सामने रख दिया। सूरज की किरणें एक के बाद एक दूसरी प्रिज्म से होकर निकली। अब वह दीवार पर कोई रंगों की पट्टी नहीं थी, सिर्फ सफेद रोशनी थी। और बिल्कुल ऐसा ही उसने सोचा था। उसका निष्कर्ष सही था कि सूरज की रोशनी विभिन्न रंगों की किरणों से बनती है। तभी तो वह पहली प्रिज्म से गुजरी तो वह अपने 7 रंगों में टूटकर बिखर गई, और जब दूसरी प्रिज्म से गुजरी तो फिर से जुड़कर सफेद रोशनी बन गई, जैसा कि हम रोज देखते हैं। तो रोशनी के अध्ययन से प्रेरित हो न्यूटन ने एक नए तरह का टेलीस्कोप बनाया, जिसमें पारंपरिक लेंसों की जगह परावर्ती शीशे का प्रयोग किया जाता था। पहले टेलीस्कोप बड़ी धुंधली तस्वीर दिखाते थे, रंगों के धब्बे होते थे, जिससे तस्वीर का रूप बिगड़ जाता था। बहुत बार कोशिश करने के बाद वह अंत में अपनी मनमर्जी का टेलीस्कोप बना पाया। इस नए उपकरण के भीतर उसने एक शीशा लगाया, जिससे खगोलीय या आकाशीय पिंडों जैसे कि सितारे और ग्रह की तस्वीर प्रतिबिंबित हो सके। यह बहुत ही छोटा टेलीस्कोप था, मुश्किल से 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, तो 1 बित्ते का ही बस था। कोई भी चीज इसके जरिए देखने पर 40 गुना बड़ी दिखती थी। इसके जरिए वह बृहस्पति के उपग्रह भी देख सकता था। आप जानते हैं कि बृहस्पति
ग्रह से एक ज्यादा उपग्रह है? तो क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह के एक से ज्यादा उपग्रह हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि धरती पर केवल एक ही उपग्रह है, चांद। तो बृहस्पति के बहुत सारे चांद हैं। एक छोटा सा टेलीस्कोप आज ग्रीनविच जैसे प्रसिद्ध वेधशालाओं में प्रयोग होने वाली शक्तिशाली उपकरणों का मूलाधार बन गया है। तो बच्चों, ये शुरुआती दौर टेलीस्कोप के निर्माण का था। अगला खंड है सेब के जमीन पर गिर जाने से। अब देखो बच्चों, ये न्यूटन बैठे हुए हैं और सेब गिर रहा है पेड़ से। ये बहुत ही मशहूर कहानी है। विभिन्न क्षेत्रों में न्यूटन का योगदान अपार रहा, लेकिन हम आमतौर पर उसे उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिसने सेब जमीन पर गिरने का रहस्य खोज निकाला था। सेब के गिरने और धरती के खिंचाव के बीच साधारण संबंध से और ज्यादा गूढ़ बातें हैं। बहुत से भी विचारकों ने सेब को जमीन पर गिरते देखा और कुछ ने निष्कर्ष निकाला कि जमीन के भीतर कोई शक्ति है जिसकी वजह से सेब नीचे गिरता है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि फिर क्या कारण है कि चांद जमीन पर नहीं गिरता। इस विषय पर न्यूटन का योगदान अनूठा है। तो देखो बच्चों, ये जो कहानी थी सेब की, ये बहुत ही मशहूर कहानी है। भौतिक शास्त्र की, विज्ञान की बहुत ही मशहूर कहानी है कि जो सेब होता है वो जमीन पे गिर जाता है, लेकिन चांद जो आसमान है वो जमीन पे क्यों नहीं गिरता। तो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो न्यूटन ने इसके बारे में बताया। न्यूटन को आसमान में खगोलीय पिंडों को देखना और उनकी हलचल का अध्ययन करने में बड़ा सुख मिलता था। उससे पहले के कुछ वैज्ञानिकों जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह बात काफी साफ थी। यह इसके पहले कुछ वैज्ञानिक जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो ने भी इस तरह कह दिया कि सूर्य इन लोगों ने ये बता दिया था कि सौर मंडल की धुरी सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर क्यों, यह कोई नहीं जानता था। न्यूटन लगातार इस समस्या पर विचार करता रहा। तो लोग जान नहीं पा रहे थे कि सूरज के चारों ओर ग्रह क्यों चक्कर लगाते हैं। एक शाम न्यूटन ख्यालों में खोया अपने बगीचे में बैठा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब रात हो गई और आकाश में चांद निकल आया। न्यूटन ताज्जुब कर रहा था, क्या चांद एक ही पथ पर अटका हुआ है? तभी अचानक पास ही किसी पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। हाँ देखो, उसे अपने पेचीदे सवाल का जवाब किसी तरह मिल गया। जैसे धरती का खिंचाव सेब को आकाश में उड़ने नहीं देता, उसी तरह चांद भी उड़ नहीं पाता। वह अपने ही पथ पर रहता है, जो कि परिक्रमा पथ या ग्रह पथ कहलाता है। मान लो किसी रस्सी के सिरे पे पत्थर बांधकर घुमाया जाए तो वह तभी छूट सकता है जबकि रस्सी टूट जाए। सभी खगोलीय पिंडों में यह खिंचाव होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी से संतुलन बना रहता है, कायम रहता है। तो पृथ्वी का ग्रहपथ सूर्य के चारों ओर है और चांद का पृथ्वी के चारों ओर, और यहां न दिखने वाली इस गुरुत्वाकर्षण की डोर से ही बंधा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पता है कि ये है। तो न्यूटन इसी चीज का खोज किए थे। तो उस समय दूसरे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी थे जो इसी समस्या पर काम कर रहे थे, पर इसे सुलझाने का श्रेय न्यूटन को ही जाता है। उसने प्रकृति के से सबूत लेकर सिद्धांत को प्रमाणित किया। सभी वैज्ञानिक अपना काम प्रकृति के बहुत करीब होकर ही करते हैं, नहीं तो सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में कोई मतलब न रहे। उस समय इंग्लैंड के खगोल शास्त्री थे एडमंड हेली। वह भी इसी समस्या पर काम कर रहे थे। तो बच्चों, एक धूमकेतु है जिसका नाम हेली कॉमेट है, मशहूर है वो कॉमेट। अपनी संशय दूर करने के लिए वह एक दिन न्यूटन के पास गए। उन्हें यह जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि न्यूटन पहले से ही इस प्रश्न को हल कर चुका है। तो वे न्यूटन के खोजों को लेकर रॉयल सोसाइटी में छपवाने की आशा से गए।
रॉयल सोसाइटी ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और छापने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हैली ने अपना काम छोड़कर सब कुछ पढ़ा और जांच कर ठीक किया और अपने खर्चे पर उसे छपवाया। इस अद्भुत लेखन को प्रिंसिपिया का नाम दिया गया। हैली अगर यह सब न करते तो आज न्यूटन को दुनिया नहीं जान पाती। तो बच्चों, ये एक किताब थी जो बहुत ही मशहूर किताब हुई विज्ञान की और भौतिकी की, प्रिंसिपिया, न्यूटन्स प्रिंसिपिया। अब बच्चों, इसमें एक योगदान एक भारतीय वैज्ञानिक का भी रहा है। एक भारतीय वैज्ञानिक हैं एस चंद्रशेखर। उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो उन्होंने न्यूटन प्रिंसिपिया को आज के हिसाब से दोबारा लिखा है और उसको एक किताब के फॉर्म में लिखा है। तो वो किताब तुम चाहो तो खरीद भी सकते हो। तो न्यूटन्स प्रिंसिपिया है उस किताब का नाम। तो उसको एस चंद्रशेखर ने लिखा है, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं। टेलीस्कोप के लेंस द्वारा, ये अगला खंड है। तो ये जो किताब जो छप गई प्रिंसिपिया की, तो इससे न्यूटन बहुत ही फेमस हो गए। जैसे तुम लोग भी देखते हो कि कोई किताब छप जाती है तो राइटर बहुत फेमस हो जाते हैं कि हाँ भाई, ये किन की किताब पढ़ रहे हो, किस राइटर की किताब पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से तो परावर्ती टेलीस्कोप की वजह से विशिष्ट रॉयल सोसाइटी भी उन्हें अच्छी तरह पहचान गई थी। कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम के कारण गणितज्ञों में अपना स्थान बना चुके थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम ने उन्हें वैज्ञानिकों की अगली पंक्ति में ला खड़ा किया और रोशनी और रंगों पर जो कुछ किया उससे भौतिक वैज्ञानिक भी उनकी तरफ आकर्षित हुए। न्यूटन एक महान सर्वज्ञ ज्ञात हुए जो दुनिया ने पहले न देखा होगा। हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन एक साथ सभी क्षेत्रों में समान दक्षता रखने वाला कोई नहीं था और उसने यह सब केवल 24 वर्ष की छोटी उम्र में ही कर दिखाया। तो देखो बच्चों, 24 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत सारे विषयों में नए नए आविष्कार किए। तो इसीलिए उनको सबसे महान वैज्ञानिक कहा जाता है। प्लेग समाप्त होने पर वह वापस कैम्ब्रिज चला गया और ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो शिक्षावृत्ति भोगी बनाया गया। प्रोफेसर आइजैक बरो सेवानिवृत्त हुए तो कॉलेज में न्यूटन को गणित का प्रोफेसर बना दिया गया। शीघ्र ही न्यूटन ने ऑप्टिक्स नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की जो इस विषय पर श्रेष्ठ पुस्तक है। तो वो जो प्रोफेसर जिन्होंने उनको ज्योतिष की किताब पढ़ने के लिए कहा था, आइजैक बैरो, फिर वो रिटायर हो गए तो न्यूटन को गणित का प्रोफेसर बना दिया गया। तो न्यूटन ने वहां पर एक नई किताब प्रकाशित की जिसका नाम था ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो था उसमें प्रकाश से संबंधित जो उनके खोज थी उसको उन्होंने लिखा। उसके रोशनी और रंग के काम को लेकर भारी मतभेद उत्पन्न हो गया। न्यूटन की आशा के विपरीत यह सब बहुत समय तक चलता रहा। उसे मतभेद बहुत अरुचिकर लगे और अपने सिद्धांतों को सार्वजनिक बनाने का उन्हें खेद हुआ। वह किसी भी विवाद में पड़ने के विचार से बहुत घबराता था, जबकि उसे विश्वास था कि उसके सिद्धांत सही थे। यह शायद इसलिए कि समाज में अपनी एक माननीय नागरिक की छवि के प्रति वह बहुत सचेत था। तो बच्चों, उनका जो सिद्धांत था, तो पहले के लोग कुछ और मानते थे, लेकिन वो उनका सिद्धांत बिल्कुल उल्टा बोल रहा था। लेकिन उनको पता था कि ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है, लेकिन बहुत से लोग जो थे वो उनका विरोध करते थे। तो न्यूटन जो थे वो किसी के साथ बकझक करना नहीं चाहते थे, वो किसी से विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपना काम करता रहूं। न्यूटन रोशनी और रंग पर अपना लेखन छपवाने के लिए रॉयल सोसाइटी के पास गया। रॉयल सोसाइटी के रॉबर्ट हुक ने न्यूटन के पर्चे ले तो लिए, लेकिन उनसे सहमत नहीं हुए। तो रॉयल सोसाइटी के रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले भी न्यूटन का छापना नहीं चाहते थे प्रिंसिपिया, और इस बार भी वो उनके आविष्कार से सहमत नहीं थे। इस पर्चे के छपने से सारे यूरोप में काफी वैज्ञानिक उत्सुकता जागृत हुई और कई सालों तक इस पर बहस जारी रही। यह विवाद पूरी तरह नुकसान का सौदा नहीं रहा, क्योंकि इसने न्यूटन को रोशनी के प्रश्न पर अधिक गहराई से खोज करने के लिए प्रेरित किया।
तो जब उनका ये छप गया तो वो पूरे के पूरी दुनिया में उनकी बात तो जाने लगी, तो वैज्ञानिक लोगों में इस पर बहस जारी रह गई कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या कुछ और बात सही है। तो लेकिन ये बात हुई कि इससे न्यूटन को बहुत ही प्रोत्साहन मिला कि वो और इस विषय पे और ज़्यादा काम कर सकें। अगला खंड है भुलक्कड़ वैज्ञानिक। न्यूटन बहुत ही भावुक व्यक्ति था। वह हमेशा शांत रहता था और उसे क्रोध में आपे से बाहर होते किसी ने नहीं देखा था। वह अपने अध्ययन कक्ष में घंटों अकेला बैठा रहता और विभिन्न सिद्धांतों पर लगातार काम करता रहता। उसका डायमंड नाम का एक छोटा कुत्ता था, जो कि चुपचाप न्यूटन के पाँव के पास बैठा रहता, जबकि वह अपने लेखन से दुनिया को हिला देता था। तो बच्चों, ये जो न्यूटन अपनी पढ़ाई में बिजी रहते थे और उनके पास एक छोटा सा कुत्ता होता था, तो ये कहानी है। तो बच्चों, इसी तरह की कहानी डॉक्टर अंबेडकर की भी है। डॉक्टर अंबेडकर अपने लाइब्रेरी में बैठ कर के रात भर पढ़ते रहते थे और उनके पास भी एक कुत्ता होता था, तो वही बस आता जाता था उनके पास। तो इस तरीके से तो डायमंड जो था वो न्यूटन का कुत्ते का नाम था। तो डायमंड केवल निश्चित समय पर वहां से हटता था, शायद खाने के समय या फिर जब उसे मालिक पुकारता। एक दिन ऐसा हुआ कि न्यूटन को किसी काम से बुला लिया गया और वह काफी समय तक बाहर ही रहा। उसका पेन, दवात और कागज मेज पर ही रखे थे। मोमबत्ती भी जल रही थी। डायमंड सब्र से बैठा अपने मालिक के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। एकदम अचानक, शायद किसी चूहे को देखकर, वह मेज पर कूदा। जलती हुई मोमबत्ती कागजों पर गिर पड़ी। नतीजा भयंकर हुआ। सारे कीमती कागज राख में बदल गए। न्यूटन की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। वह वापस आकर उसने वह सब देखा तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी शांत रहा। तो देखो बच्चों, वहां पर बहुत सारा उसका कागज था, पेन पेपर था, तो उसने बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह लिख रखा था। अब जो कुत्ता था वो चूहे को भगाने लगा, तो उसमें से मोमबत्ती गिर गई, और मोमबत्ती गिर गई तो उससे आग लग गई वहां पर। तो उसने बस इतना ही कहा, न्यूटन ने बस इतना ही कहा, ओह डायमंड, तुम नहीं जानते तुमने क्या शैतानी कर डाली है। फिर उसने मेज पर से सारी राख झाड़ी और गंदगी साफ की, और जो कुछ खत्म हो गया था उसे बड़ी शांति से फिर से लिखने बैठ गया। न्यूटन ने विवाह नहीं किया। शायद वो अपना सारा जीवन अपने काम को ही समर्पित करना चाहता था। उसने शांत जीवन जिया और ज्यादातर वह लोगों से दूर रहता। अपना जो भी काम वह करता था उसमें डूब जाता था। इसी से वह भुलक्कड़ हो गया था। तो काम में इतना बिजी हो जाते थे कि बहुत सारा चीज भूल जाते थे। जब वह एक बार काम में लग जाता तो सब कुछ भूल जाता था, स्वयं को भी। एक बार उसने कुछ लोगों को रात्रि भोज के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान न्यूटन एकाएक कोई चीज जो वहां होनी चाहिए थी लाने के लिए उठा। उसे घर में न पाकर बाहर ढूंढने निकला। बस तभी उसे एक विचार सूझा। वह खुशी से बोला, आहा, लगता है खोया हुआ सूत्र मिल गया। यह ऐसा ही होना चाहिए। बुदबुदाता हुआ वह सीधे अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। वहां एक फाइल खोली और जरूरी गणनाएं करने में व्यस्त हो गया। कुछ देर तक उसकी गैर हाजिरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, पर जब काफी देर तक वह नहीं लौटा तो मेहमान चिंतित होने लगे और कुछ तो उसके इस बर्ताव से नाराज हो गए। वे सब उसे ढूंढने लगे और उसी के अध्ययन कक्ष में अपने विज्ञान की दुनिया में खोए हुए उसे पाया। न्यूटन सचमुच में बहुत लज्जित हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है। पर उसके मित्रों ने, जो उसके काम में लगन की आदत को जानते थे, उसे क्षमा कर दिया। हंसते हुए इतना ही कहा, हमें तो स्वयं ही समझ लेना चाहिए था। ऐसे ही एक दूसरे मौके पर जब न्यूटन हमेशा की तरह अपने किसी प्रयोग से जूझ रहा था कि उसका नौकर उसका भोजन अध्ययन मेज पर ही रख गया, तभी कोई मित्र उसके घर आया। उसने देखा न्यूटन व्यस्त है और खाना ठंडा हो रहा है। वह झटपट पूरा खाना खा गया। जब अपना प्रयोग पूरा करके न्यूटन भोजन करने कमरे में आया तो देखा प्लेटें खाली हैं, जहां तहां कुछ चिपका है। उसने कहा, अरे यह क्या? मैं तो सोच रहा था कि मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैं तो खा चुका। तो
न्यूटन को ये भी नहीं पता लगता था कि खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, इतने काम में बिजी हो जाते थे। अब न्यूटन को महारानी से सम्मान भी मिला। न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में यूनिवर्सिटी सीट के लिए 2 वर्ष के लिए चुना गया, लेकिन वह अपने अध्ययन कक्ष में लौट जाना चाहता था और काम में खुद को भुला देना चाहता था। बाद में न्यूटन ने पार्लियामेंट तो छोड़ दी, पर एक गंभीर बीमारी के कारण उसके काम में बाधा पड़ी। इस दौरान वह अनिद्रा और स्नायविक असंतुलन से पीड़ित रहने लगा। असंतुलन तो इतना जबरदस्त था कि केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में यह अफवाह फैल गई थी कि न्यूटन का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि न्यूटन को पागलखाने भर्ती करा दिया गया है। देखो लोग कैसे अफवाह उड़ाते हैं। उसके ठीक हो जाने पर सरकार मानव जाति को उसकी सेवाओं से परिचित कराने के लिए उसे कोई सम्मानित पद देना चाहती थी। उसे टकसाल का वार्डन नियुक्त किया गया है। उसका काम था इंग्लिश सिक्कों को उनके वास्तविक मूल्य पर किसी फिर से चलने लायक बनाना। तो न्यूटन का क्या काम था? अंग्रेजी जो सिक्के होते थे उनको वास्तविक मूल्य पर फिर से चलने लायक बनाना। यह काम बड़े विश्वास और जिम्मेदारी का था। उसे देश सेवा का मौका जानकर वह पूरी ईमानदारी से जुट गया। तो वहां पर सिक्के बनाने थे जो जिसको इंग्लिश सिक्कों को ठीक से बनाता था। इंग्लिश सिक्के जो होते थे वो महंगे भी होते थे, तो इसीलिए उसको भरोसे वाले आदमी को ही देना था ताकि वो उसको सही बना सके। जैसे मान लो चांदी का सिक्का है, अगर उसमें छोटा बड़ा कर दिया, हल्का भारी कर दिया तो उसमें घपला हो सकता है। तो ये काम किसी विश्वास के आदमी को ही दिया जा सकता था, तो ये काम दिया गया न्यूटन को। उस समय के ब्रिटिश सिक्के अपने अंकित कीमत काफी खो चुके थे। उनके किनारे कटे फटे ही नहीं थे बल्कि वजन भी कम था। तो सिक्के जो थे पुराने वो थोड़े खराब हो चुके थे। बेईमान लोगों द्वारा कुछ को कतर दिया गया था और कुछ को घिस दिया गया था। इन्हीं लोगों ने बची धातु से नकली सिक्के बनाकर वापस चलन में डाल दिए। यह सब इतनी होशियारी से किया जाता था कि पता लगाना मुश्किल था। देखो बच्चों, इंडिया में भी होता था कि कुछ लोग बोरे का बोरा सिक्का जमा कर लेते थे, फिर उसको गला करके मेटल बना देते थे। तो कुछ इसी तरह का धांधली का काम चल रहा था इंग्लैंड में। तो पुराना जो सिक्का जो मोटा होता था उसको घिस करके उसका मेटल निकाल के फिर उसी मेटल से दूसरा सिक्का बना देते थे। तो इस तरह से वहां भी धांधली का काम चल रहा था। तो इसलिए न्यूटन को वहां पर भेजा गया कि ताकि पुराने सिक्के को चलने लायक बनाया जा सके। तो न्यूटन जब टकसाल के वार्डन का कार्यभार संभाला तो उसे इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। तो उसने देखा कि लोग कैसे चोरी कर रहे हैं। उसने शीघ्र ही एक हल खोज निकाला। उसने टकसाल को ऐसे सिक्के बनाने का आदेश दिया जिसके किनारों पर स्थायी छाप हो। जब ये सिक्के बाजार में चले तो उसने पुराने सिक्के धीरे धीरे वापस पीछे हटा लिए। तो जैसे कि इंडिया में भी हुआ कि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो नए नोट आ गए तो पुराने नोट चले गए। तो किनारों पर स्याही छाप होने से नए सिक्कों को काटा या घिसा नहीं जा सकता था। ऐसा करने पर पकड़ा जाना निश्चित था। जालसाजी जैसी धोखाधड़ी कर देनी पड़ी। तो देखो बच्चों, इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि सिक्के के किनारे निशान लगवा दिया, तो अगर सिक्का को घिसेगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बचाया, यानी कि सिक्के पर उसने एक निशान लगवा दिया। तो निशान रहना चाहिए, तो इसलिए अब जो चोर लोग थे वो अब घिस नहीं पाते थे। तो न्यूटन ने अपना कर्तव्य इतनी कुशलता से निभाया कि उसकी तरक्की होने से बहुत पहले ही उसे टकसाल का मास्टर बना दिया गया। तो प्रमोशन मिल गया, अच्छे से काम हुआ। तो अब ब्रिटिश सरकार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है क्योंकि सारी इंग्लिश मुद्रा धनराशि उसके अधिकार क्षेत्र में होती थी। नोटों की जालसाजी कम करने का श्रेय भी न्यूटन को ही जाता है। उसने एक नया तरीका खोजा जिससे कि कागज के नोटों पर पानी की छाप लगाई जा सके। इसकी नकल करना आसान नहीं था और इस तरह जाली नोट चलन से बाहर हो गए। तो देखो न्यूटन ने क्या क्या किया। नकली सिक्के पर बैन लगा दी, नकली नोट पे भी बैन लगा दी। नकली नोट पे अच्छे से प्रिंट करवा दिया तो उसका डुप्लीकेट नहीं बन पाता था, जैसा अभी भी होता है। अभी भी गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है कंट्री में। न्यूटन आजीवन टकसाल के मास्टर के पद पर बने रहे। हालांकि
इसमें उनका ज़्यादातर समय निकल जाता था। फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक और गणितीय खोजों को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। सन 1703 में वह रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। यह एक वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। वह प्रति वर्ष दोबारा चुने गए और मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे। इसका मतलब वह लगभग 25 वर्ष तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। उसी बीच महारानी एनी ट्रिनिटी के मास्टर की मेहमान बनकर वहां गई। इस अवसर पर न्यूटन को नाइट की उपाधि प्रदान की गई। सर आइजक न्यूटन अब इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानीय व्यक्ति थे। प्रत्येक प्रतिष्ठित संस्था अब न्यूटन का सम्मान करना चाहती थी। वह अब लंदन के एक विशाल भवन में रहने लगा था। तो अब न्यूटन को बहुत सम्मान मिला। वेस्टमिंस्टर एबे में, यह अगला खंड है। एक तरफ न्यूटन बहुत शांत और मित्रवत थे और दूसरी तरफ असहनशील और उतावले थे। ऐसा शायद स्नायविक असंतुलन के बाद हुआ। उस बीमारी ने अपना असर हमेशा के लिए छोड़ा था। कभी कभी वह बहुत क्रोधित और असंगत हो जाते। कुछ लोग सोचते थे कि न्यूटन रॉयल सोसाइटी पर पूर्ण तरीके से शासन करते हैं। खगोल शास्त्री जॉन फ्लेमस्टीड को एक बार ऐसा ही महसूस हुआ। वह स्वयं भी बहुत जटिल आदमी थे, लेकिन अपने क्षेत्र का पूर्ण ज्ञाता था। उसने अतुलनीय आंकड़े इकट्ठे कर रखे थे। न्यूटन को भी अपने चांद संबंधी सिद्धांत के लेखन के लिए उन आंकड़ों की जरूरत पड़ी थी। एक बार जब न्यूटन को कुछ आंकड़े तुरंत नहीं मिल पाए तो वह फ्लेमस्टीड से नाराज हो गए। न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते फ्लेमस्टीड को तंग करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लगभग 10 साल तक दोनों के बीच तनाव रहा। एक इतने विशिष्ट आदमी के जीवन की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो कभी कभी हो जाता है बच्चों के ऑफिस में दो लोगों के बीच मनमुटाव हो जाता है। यह हर जगह होता है, हर किसी के साथ। एक दूसरी घटना में न्यूटन ने लिबनिज के साथ अपने को एक बार फिर से विवाद में फंसा लिया था। लिबनिज एक जर्मन गणितज्ञ था। यह भी बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे। उसने भी गणना के कैलकुलस कहे जाने वाले गणितीय तरीके पर काम किया था। दोनों ही सोचते थे कि इस क्षेत्र में उनका योगदान प्रथम था। यह विवाद भी बरसों चला। लिबनिज की मौत के बाद भी उसके साथियों ने यह साबित करने का प्रयत्न किया कि इस खोज का श्रेय लिबनिज को जाता है, लेकिन इसमें निश्चय ही कोई संदेह नहीं था कि कैलकुलस का विकास सर्वप्रथम न्यूटन ने किया। अब बच्चों, बहुत से इंडिया में भी लोग कहते हैं कि कैलकुलस यहाँ पर हुआ था सबसे पहले, लेकिन हाँ, पश्चिमी जगत में सर्वप्रथम न्यूटन ने विकास किया कैलकुलस का। समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि न्यूटन ने बहुत दिनों तक इस विषय पर कुछ लिखा नहीं और लिबनिज कैलकुलस पर पर्चा छपवा भी चुका था। इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी लिबनिज के लेखन से मिली। यह न्यूटन के लिए सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह इतने विवादों में फंसे, खासतौर पर जबकि वह इन बातों से घबराते थे। हालांकि अधिकतर महान व्यक्ति जो नए सिद्धांत या नियमों को जन्म देते हैं या फिर जो प्रचलित धारणाओं का खंडन करते हैं, उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो देखो, तुमने बहुत जगह देखा हो कि बच्चे, कुछ लोग बहुत ही नई नई बातें करते हैं तो बाकी लोग बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से महान व्यक्तियों ने समाज को परिवर्तित किया अपनी नई नई धारणाओं से। न्यूटन की रुचियां विभिन्न थी, विज्ञान के क्षेत्र से लेकर धर्म के अध्ययन तक। पन्नों के रूप में उन्होंने बहुत सी पांडुलिपियां लिखी हैं, बाइबल के कुछ विशेष भागों पर भी काम किया। उनके व्याख्यान करने का प्रयत्न किया और समयानुकूल अर्थ देना चाहा, लेकिन उसको आम लोगों तक पहुंचने से घबराता था कि कहीं कोई नया विवाद न खड़ा हो जाए। देखो बच्चों, वैज्ञानिक लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक कैसे उसको लेगी? पब्लिक को गुमराह भी किया जा सकता है। तो इसीलिए वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे और बस अपना काम करना चाहते थे। कुछ भी कहें, पर सर आइजक न्यूटन का दुनिया के लिए योगदान अतुलनीय है। एक वैज्ञानिक के रूप में ही उनकी सराहना नहीं हुई,
बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी। सन 1727 के आरंभ में ही न्यूटन गंभीर रूप से बीमार पड़े। लंबी बीमारी भुगतने के बाद उसी वर्ष मार्च के महीने में केंसिंगटन में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वह 85 वर्ष के थे। सरकार और देशवासियों ने अपनी अंतिम श्रद्धांजलि उनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफना कर दी। उनकी यादगार के रूप में एक शानदार स्मारक उसी जगह बनवाया गया जहां उन्हें दफनाया था। महान वैज्ञानिक की याद में उत्तम श्रद्धांजलि शायद वो शब्द हैं जो कि उस कमरे की एक मेज पर खुदे हैं जिसमें उनका जन्म हुआ था। कुदरत और कुदरत के नियम छिप जाते हैं रात में। ईश्वर ने कहा न्यूटन हमेशा रहे और वह हो गया प्रकाशमान। तो इस तरीके से न्यूटन का नाम अमर हो गया विज्ञान के क्षेत्र में। बच्चों, मेरा नाम रॉबिन्स है, मैं एक IIT इंजीनियर हूं और मैंने तुम्हें ये न्यूटन की कहानी सुनाई है। अगली कहानी के लिए मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा।